हेलो स्टूडेंट। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसके एल्कोहल एल्कोहल एंड फिनॉल। इसका जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी प्रिपरेशन मेथड्स हैं या इसके केमिकल प्रॉपर्टीज जितने भी हैं वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। और इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक रह गया था ईथर। तो अगर हम ईथर की बात करते हैं तो इसका जो ईथर है उसका जनरल जो फार्मूला है, हम लोग ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ROR इससे। तो जब कहीं पे भी R हमारा जो क्या है, एल्किल ग्रुप, क्या है, एल्किल ग्रुप। तो ऑक्सीजन जब दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ जब एल्किल ग्रुप हमारा ग्रुप जुड़ा रहता है तब हमारा वो ईथर कहलाता है। तो ईथर में जो है जनरली 12th में जो है कंडीशन क्या है कि आपको नॉमेनक्लेचर सभी पर्टिकुलर कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर आपको जानना है। तो अगर हम ईथर का नॉमेनक्लेचर की बात करें हम, तो थोड़ा सा हम लोग नॉमेनक्लेचर पे बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर, तो अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो जनरली अगर हम ईथर को हम जो है ROR कंसीडर करते हैं, ROR कंसीडर करते हैं तो ये पर्टिकुलर एक एल्किल ग्रुप को हम एल्कोक्सी टर्म यूज करते हैं विद ऑक्सीजन, और दूसरा हमारा जो है मेन चेन कहलाता है। तो इसको हम जो लिखते हैं, इसका जो जनरल नेम होता है उसको हम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन, इस तरह से लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये लेते हैं CH3OCH3, तो यहाँ पे हमारा ये जो ग्रुप होगा, एक ग्रुप हमारा जो है ऑक्सी के टर्म में जाएगा और दूसरा ग्रुप जो होगा हमारा मेन चेन कहलाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा मेथॉक्सी, एक कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, मेथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए तो ये तो हमारा केस क्या है, सिमेट्रिकल का। सिमेट्रिकल का मतलब जो हमारा ईथर होता है, हम ईथर अगर हम इसके नाम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन अभी हम उस पे नॉमेनक्लेचर पे फिर आएंगे। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो ईथर होता है आपका 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा सिंपल और सिमेट्रिकल, सिंपल और सिमेट्रिकल। सिंपल और सिमेट्रिकल में का कहने का सेंस ये है कि ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के दोनों ग्रुप से दोनों तरफ ग्रुप जो है सेम होनी चाहिए। जैसे OCH3 ये हमारे जो है ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप। अगर हम यहाँ पे कर दें C2H5O, तो ये जो है दोनों है, देखिए ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों ग्रुप सेम है। तो जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है एल्किल ग्रुप सेम होता है तब हम उसे बोलते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। दूसरा केस आपका है, दूसरा आपका होता है मिक्स्ड और एसिमेट्रिकल। मिक्स्ड और एसिमेट्रिकल। तो मिक्स्ड और एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे सपोज करिए मान लीजिए CH3OC2H5। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा इथाइल ग्रुप है, ये हमारा मिथाइल ग्रुप है। तो जब ये डिफरेंट एल्किल ग्रुप आ जाते हैं तब हम उसे बोलते हैं मिक्स्ड और एसिमेट्रिकल। इसको जो है आप एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल। तो ये हमारा ईथर है। तो इसमें जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो अब ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम क्लासिफिकेशन बेस्ड हम जो है नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस करेंगे। अब देखिए इसमें जैसे अगर ये सिंपल हमारा दोनों ग्रुप सेम है तो एक मेथॉक्सी मेथेन हो गया। अब अगर मान लीजिए डिफरेंट ग्रुप आ जाते हैं, जैसे सपोज करिए मान लीजिए यहाँ पे CH3OCH2CH3 हो गया, एक हमारा इथाइल ग्रुप हो गया। तो हमारा नॉमेनक्लेचर का जो व्यू है, नॉमेनक्लेचर का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो आपका मेन चेन ये हो गया, मेन चेन ये हो गया। और इसके बाद जो रिमेनिंग ग्रुप बचता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा स्मॉलर ग्रुप, जो स्मॉलर ग्रुप होता है वो हमारा ऑक्सी में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए अगर हम ये ले लेते हैं OCH2 यहाँ पे हम CH3 ले लेते हैं। दूसरा केस यहाँ पे हम ले लेते हैं CH2CH, ठीक है,
CH2 CH2 CH3 ये हम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 कार्बन का चेन हो गया और यहाँ पे 3 कार्बन का चेन हो गया। तो 3 कार्बन का जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सी में कन्वर्ट होगा। तो ऑक्सी में कन्वर्ट होने का मतलब ये हमारा प्रोपॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा। ये 4 कार्बन, ये हमारा जो ऑक्सी में जब जाएगा तो 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा ऑक्सी, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। तो ये हमारा जो है सिंपली क्या हो गया, स्ट्रेट चेन, ओपन चेन जो है ईथर हो गया। लेकिन अगर बाई मान लीजिए साइक्लिक ईथर हो जाए, साइक्लिक ईथर होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल नेम होता है सबका जनरल नेम होता है। तो जनरल नेम के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये हमारा ये ग्रुप आ जाए। ये ग्रुप का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे O CH2 यहाँ हो गया और यहाँ पे CH2 हो गया, ये केस आ जाए। तो जब ये कंडीशन बनती है तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। इसी तरह से जो है अगर हमारा जो है ये फोर मेंबर्ड रिंग हो जाए, जैसे यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से हो जाए ये। अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 मेंबर्ड रिंग हो जाए तो इसे बोलते हैं ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन। और अगर यही 5 मेंबर्ड रिंग हो जाए, ये हमारा 5 मेंबर्ड रिंग हो जाए तो हम इसे बोलते हैं ऑक्सोलेन। क्या बोलते हैं, ऑक्सोलेन, ऑक्सोलेन। ठीक है। फिर इसी तरह से 6 मेंबर्ड रिंग हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं ऑक्सेन, इसे हम बोलते हैं ऑक्सेन। ये हमारा जो है ये जो है डबल ऑक्सीजन आ जाए, सॉरी यहां पे, तो इसे हम बोलते हैं 1,4 डाइऑक्सेन, डाइऑक्सेन ना, डाइऑक्सेन। तो कहने का सेंस ये है कि हमारा अगर साइक्लिक सिस्टम है तो साइक्लिक सिस्टम है तो ये जो पर्टिकुलर ये जो साइक्लिक सिस्टम है इनका तो हम ऐसे ही नाम लिख रहे होते हैं। जैसे सपोज करिए मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये हम एक एग्जांपल लेते हैं इस तरह से O, और यहाँ पे हम एक CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं और आपको इसका नॉमेनक्लेचर पूछ दिया। तो नॉमेनक्लेचर पूछ दिया तो पहले क्या करेंगे, हम इस रिंग को जो है नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। एक चीज में से याद रखिएगा कि अभी तक हम लोग जो नॉमेनक्लेचर पढ़े थे, हम नॉमेनक्लेचर में केवल और केवल कार्बन को काउंट कर रहे थे। लेकिन जब हमारा साइक्लिक ईथर आता है तब हम नंबरिंग जो होता है वो हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। तो जब ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे 2 3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। अब साइड चेन लिखने के बाद इसका जो नाम हम यहाँ पे लिखे हैं जस्ट वही लिख देना है। तो 2 3 डाइमिथाइल हो गया। अब इसका नाम हमने क्या लिखा, ऑक्सीरेन, तो यहाँ पे सिंपली लिख देना है ऑक्सीरेन। क्लियर है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये केस ले लेते हैं, यहाँ पे आपका ये केस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक क्लोरीन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा CH3 हो गया, यहाँ पे हमारा C2H5 हो गया, ये केस हो गया। अब इसका जो है नॉमेनक्लेचर करना है आपको। तो नॉमेनक्लेचर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब नंबरिंग यहाँ से 1 स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे भी पोजीशन पे CH3 ग्रुप आ गया, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 2 C, हालांकि साइड चेन यहाँ पे भी है, साइड चेन यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे 2 साइड चेन है तो नंबरिंग हमारा इधर से स्विच करेगा। तो 1 2 3 4 ऐसे होगा हमारा, ये नहीं होगा 1 2। देखिए यहाँ पे भी एक साइड चेन है, यहाँ पे भी साइड चेन, लेकिन यहाँ पे 2 साइड चेन होने की वजह से ये हमारा प्रेफरेंस हमारा इधर से चलेगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकल चलेंगे तो ये क्लोरो हो गया, ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, फिर क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, यहाँ पे सॉरी 3 इथाइल है, फिर 4 मिथाइल। अब ये देखिए अब इसका नाम हम लोग ने क्या लिखा, ऑक्सीटेन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीटेन। ये हमारा ये पर्टिकुलर ईथर का नॉमेनक्लेचर हो गया। तो इस तरह से जो हम पर्टिकुलर ईथर का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आपको 12th में बहुत डीप नहीं पूछेगा, इतना जानते हैं तो बहुत, इससे ज्यादा जो है नॉमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं है पूछने का। तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया। अब इसके बाद अगर हम ईथर की बात करते हैं तो ईथर जो है जनरली हमारे 2 तरह के आइसोमेरिज में शो करते हैं। एक तो हमारा हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज। अगर हम आइसोमेरिज में की बात करते हैं तो
अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ, जो ईथर होता है हमारा, ईथर किसका फंक्शनल होता है, एल्कोहल का होता है ना। एल्कोहल, एल्कोहल और ईथर ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं CH3 CH2O CH3, ये हमारा ईथर है, ये हमारा जो है एथिल मेथिल ईथर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ना लिख के कुछ अगर इस तरह से सपोज करिए हम लिखें CH3 CH2O, फिर यहाँ पे CH2H कर देते हैं, इस CH3 को हमने ऐसे लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई, हमने दो हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हमने ऐसे कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। अगर हम इस ऑक्सीजन को यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए CH2OH, यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो गया, एल्कोहल, एल्कोहल। तो कहने का सेंस ये है कि हमारा ये जो ईथर होता है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप जो आइसोमेरिज्म शो करता है, ईथर हमेशा एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। दूसरा केस है आपका मेटामेरिज्म, ईथर जो होता है हमारा मेटामेरिज्म में भी शो करता है। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ हमारा एल्किल ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे सपोज करिए यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 CH2O, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो ऑक्सीजन के इधर एथिल ग्रुप है, इधर भी एथिल ग्रुप है, दोनों तरफ दो दो कार्बन का चेन है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देते हैं। जब यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे तब हमारा देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2O CH3। अब देखिए अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C4H10O ये है, यहाँ पे भी वही केस है C4H10O। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है एल्किल ग्रुप दो दो कार्बन का है, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे इथाइल। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप हो गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हो गया। मींस व्हाट, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप का जब डिफरेंस होता है तब हम उसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो कहने का सेंस ये है कि हमारा जो ईथर होता है दो तरह का आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक तो फंक्शनल होता है, फंक्शनल क्या होगा, ईथर हमेशा एल्कोहल का शो करेगा, तो ईथर का जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा हमारा एल्कोहल होगा। दूसरा केस हमारा मेटामेरिज्म, तो अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप का डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए दो कार्बन का चेन है, यहाँ पे दो कार्बन का चेन है, लेकिन इसमें क्या होगा, 3 कार्बन का चेन होगा, 1 कार्बन का चेन होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा एल्किल ग्रुप का डिफरेंस है, तो इसे हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो ये टोटल एक कह सकते हैं कंसाइज व्यू है कि पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं और किस तरह के आइसोमेरिज्म शो कर रहा होता है। तो ये हमारा ईथर का एक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन मेथड देखेंगे ईथर का। तो अगर हम ईथर का प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन मेथड में जो पहला मेथड होता है, जो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है ईथर के सिंथेसिस के लिए, वो होता है हमारा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड, कोई भी सोडियम एल्कोक्साइड लेने का मतलब है कि अगर हम RONA ले लेते हैं, RONA लेते हैं और किसी भी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3Cl ले लिया, तो यहाँ पे क्या होता है कि कहीं पे भी अगर मेटल है तो मेटल हमेशा क्लोरीन के साथ जाएगा, तो ये मेटल क्लोरीन के साथ जाएगा और CH3 ग्रुप हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ROCH3 प्लस यहाँ पे बन जाएगा NaCl। अब देखिए होता क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड है, तो R की जगह हम कोई भी एल्किल ग्रुप ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3CH2ONA ये ले लिए, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सिंपली CH3Cl, यही ले लेते हैं। तो ये सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ जाएगा और ये CH3 ग्रुप हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तब प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, CH3CH2OCH3 और यहाँ पे बन जाएगा आपका NaCl। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है ईथर के सिंथेसिस में। कहने का सेंस है कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 98% जो है प्योर ईथर जनरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ईथर बनेगा
यहाँ पे जो ईथर बनता है उसमें जो NaCl होता है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है, ये डिजॉल्व नहीं करता, ये डिजॉल्व नहीं करता। तो जब हम ये मॉलिक्यूल्स लेंगे, ये जब मॉलिक्यूल्स लेंगे, ये जब हमारा ईथर बनेगा तो ये हमारा प्रेसिपिटेट कर जाएगा और जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन केवल और केवल ईथर का होगा, इसमें दूसरा कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सेटल डाउन हो जाएगा और जो लिक्विड स्टेट में होगा, जो आपका लिकर होगा, वो केवल और केवल ईथर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो विलियमसन सिंथेसिस होता है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है किसके सिंथेसिस के लिए, ईथर के सिंथेसिस के लिए। तो विलियमसन सिंथेसिस में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं और इसका किसी भी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा ये ईथर बन जाता है। अब इसमें जो है हम लोग एक कंडीशन और भी ले लेते हैं, जैसे ये तो हमारा ओपन चेन हो गया। अब हम एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अगर हम सोडियम फिनॉक्साइड ले लेते हैं, यहाँ पे ONA, यहाँ पे ONA, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, तो ये प्लस हो गया माइनस हो गया। अब इसका रिएक्शन करा दीजिए CH3Cl से, तो सोडियम क्या करेगा, Cl के साथ रिलीज कर जाएगा और बन जाएगा प्रोडक्ट आपका एनिसॉल। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, OCH3, और यहाँ पे बन जाएगा आपका NaCl। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम बोलते हैं एनिसॉल। क्या बोलते हैं, एनिसॉल। ये भी हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि साइक्लिक और स्टेट चेन, साइक्लिक एलिफैटिक एरोमेटिक ईथर है। ठीक है, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर मेथड हो गया विलियमसन सिंथेसिस का, कि विलियमसन सिंथेसिस से हम लोग जो है एरोमेटिक ईथर और एलिफैटिक ईथर दोनों हम लोग जो है जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रिपरेशन मेथड पहला हो गया। इसके बाद जो है जो दूसरा मेथड है, ये हमारा पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड है कि इसका सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करा दीजिए किसी भी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन विथ, ये हमारा सेकंड मेथड है, रिएक्शन विथ ड्राई, रिएक्शन विथ ड्राई Ag2O, ड्राई Ag2O विथ एल्किल हैलाइड, किसी भी एल्किल हैलाइड का Ag2O से रिएक्शन करा दीजिए। ड्राई लेकिन होना चाहिए, ड्राई। तो यहाँ पे जैसे सपोज करिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3CH2Br, यहाँ पे ले लेते हैं, इसका दो मॉलिक्यूल से ले लेते हैं और यहाँ पे Ag2O ले लेते हैं, Ag2O। तो ये आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाता है हमारा CH3CH2O, यहाँ पे CH2CH3 प्लस यहाँ पे 2AgBr निकल जाएगा, 2AgBr। अब एक्चुअली में देखिए यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हम ड्राई ले रहे हैं, ड्राई का मतलब यहाँ देयर इज नो एनी वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो ये जो मॉलिक्यूल्स हमें इस तरह से लिखा है, अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं CH3CH2Br ये है, और यहाँ पे Ag2O को देखेंगे तो ये हमारा प्लस हो गया AgOAg, यही होगा AgOAg। फिर यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल लिया तो दूसरा मॉलिक्यूल हम ऐसे लिख देते हैं BrCH2CH3। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, AgBr निकल जाएगा, यहाँ से AgBr निकल जाएगा और ये C2H5 C2H5, ये हमारा देखिए ये बन गया प्रोडक्ट। तो ये एक पर्टिकुलर जो रिएक्शन का वे होता है वो इस तरह से होता है, हमारा फाइनली ईथर बन जाता है, 2AgBr निकल जाता है। अब कंडीशन ये होती है कि अगर मान लीजिए ड्राई न लिए होते, तो अगर ये ड्राई न लिया होता, अगर इसमें कुछ मॉइस्चर होता तब क्या होता, तो अगर ड्राई कंडीशन ना होती तो क्या होता, इन मॉइस्चर कंडीशन, अगर हम मॉइस्चर कंडीशन की बात करते हैं तो क्या होगा, देखिए मॉइस्चर कंडीशन कहीं ना कहीं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स होगा तो कोई भी मेटल वाटर से जब रिएक्शन करता है तो हमारा हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, Ag2O, ये वाटर से रिएक्शन करेगा H2O, ये बना देगा 2AgOH, ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब जैसे ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कर जाएगा CH3CH2Br प्लस AgOH, ये इससे रिएक्शन करेगा तो सिंपली AgBr निकल जाएगा और आपका बन जाएगा CH3CH2OH, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम अगर ड्राई लेते हैं तब ईथर बनेगा, लेकिन अगर एक्वस इन कंडीशन मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर Ag2O लेते हैं तो उसके केस में पहले क्या करेगा, ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, फिर फर्दर रिएक्शन करके एल्कोहल बनाएगा। तो ये हम लोग जो है एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड में भी देखे थे और इस रिएक्शन को भी वहां पे देखे थे हम लोग। तो जब आप एल्कोहल का वीडियो देख रहे होंगे या ईथर का वीडियो, तो ये दोनों चीजें हम लोग प्रोसेस
कर सकते हैं। तो अगर ड्राई लेंगे तो ईथर बनेगा, अगर मॉइस्चर Ag2O लेते हैं या एक्वस Ag2O लेते हैं तब हमारा जो है एल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारा एक प्रोसेस हो गया। तीसरा जो प्रोसेस है ये हमारा सेकेंड प्रोसेस है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, बहुत फास्ट नहीं ना हो रहा है, ओके। अगर बाय द वे आपको जैसे वीडियो देख रहे हैं लग रहा है कि नहीं बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर लिखें, है ना, तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि नहीं चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। हम लोग जो है थर्ड प्रोसेस कर रहे होते हैं। थर्ड प्रोसेस है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या है कि हम जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो है दो तरह से प्रोसेस कर रहे होते हैं। दो तरह से प्रोसेस का मतलब है कि जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3CH2OH, ये हमारा एल्कोहल है। अब इसको जो है हम लोग हीट करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, और ये हमारा टेम्परेचर होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो केस ये हो गया। दूसरा केस ये है कि सेम कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन क्या है, कंसंट्रेट H2SO4 है और टेम्परेचर हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं। टेम्परेचर हमारा 140 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो दोनों के केस में हमारा देखिए प्रोडक्ट अलग अलग बनता है। अगर हमारा 160 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, ये जो OH होगा यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकलेगा, मतलब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, CH2H हो गया, यहाँ पे CH2OH है, तो ये सिंपली जो है H2O निकलेगा और यहाँ पे हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना लेगा, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा प्लस यहाँ से H2O निकल जाएगा। ये हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर हमारा टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड है तब इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेगा तब हमारा ईथर बनेगा। तो उस केस में हमारा बन जाता है CH3CH2O CH2CH3, ये हमारा ईथर बन जाता है। तो इसके केस में क्या होता है कि देखिए जैसे यहाँ पे हमने कहा CH3 है, CH2 है, OH है, ठीक है, फिर फर्दर HO CH2 CH3, ये दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी रिएक्शंस कराया जा रहा हो, जब भी रिएक्शंस कराया जा रहा हो, तो अगर कहीं पे आपको दोनों मॉलिक्यूल्स में देख रहा कि कहीं OH है, तो OH है तो सिंपली आप ये H2O निकाल दीजिए, बाकी जो प्रोडक्ट बनेगा उसको एक साथ कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हमारा OH है, यहाँ पे OH है, तो ये H2O निकाल दीजिए, बाकी जो प्रोडक्ट बनेगा एक साथ ले लीजिए, तो हमारा क्या बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, यही प्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। तो कहने का सेंस है कि अब यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, ध्यान में रखना है कि अगर हमारा 160 डिग्री सेंटीग्रेड है तब हमारा एल्कीन बनेगा, और अगर हमारा 140 डिग्री सेंटीग्रेड है तब हमारा ईथर बनता है। ये केस है। सेम कंडीशन हमारा होता है कि अगर हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं CH3CH2OH, ये कंडीशन बनती है हमारा कब, Al2O3 का, Al2O3 जब हमारा 350 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, एक केस हुआ। दूसरा केस यही सेम कंडीशन हम लेते हैं Al2O3, लेकिन टेम्परेचर आपका जो हो गया 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर हाई था तो एल्कीन बना, टेम्परेचर लो था तो ईथर बना। यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, और यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस CH2O निकलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर कम हुआ तो ये दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या होगा, CH2 CH3 CH2OH। अब ये दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, ये प्लस CH2O निकल जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल दो तरह से करते हैं, एक ये कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, जब हम 160 लेंगे तो एल्कीन, जब 140 लेंगे तो हमारा ईथर। सेम कंडीशन जब हम Al2O3 के प्रेजेंस में करते हैं तो हाई टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तब हमारा ईथर बनेगा, और जब हमारा 250 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तब जब 350 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तब एल्कीन बनेगा, और जब 250 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तब हमारा ईथर बनेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करके, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का करके हम लोग जो है ईथर प्रिपेयर
कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड हो गए। इसके बाद जो फोर्थ मेथड है वो डाइएजोमेथेन से रिएक्शन करा दीजिए। जो एल्कोहल है, एल्कोहल का डाइएजोमेथेन से रिएक्शन करा दीजिए। तो होगा क्या, देखिए होता क्या है, फोर्थ डाइएजोमेथेन। डाइएजोमेथेन का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स आपका है वो है CH2N2, ठीक है, CH2N2 डाइएजोमेथेन। अब इसका जो है अगर एल्कोहल से रिएक्शन करा देते हैं CH3CH2OH, ये इसका रिएक्शन हम CH2N2 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HBF4, है ना, हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड, ये टेट्राफ्लोराइड HBF4 इससे, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करता है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो ईथर बन जाता है CH3CH2OH OCH3 और प्लस N2 गैस हमारा बाहर निकल जाता है, ये बन जाता है। तो एक्चुअल में देखिए होता क्या है, होता क्या ये है, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन की बात करते हैं तो पहले जो ये डाइएजोमेथेन है, डाइएजोमेथेन है, ये पहले ब्रेक करता है। ब्रेक कैसे करेगा, यहाँ पे आपका कार्बिन बनाएगा प्लस N2 गैस निकलेगा, ये हमारा N2 गैस निकलेगा। अब ये जो कार्बिन होता है, ये जो कार्बिन होता है ये हमारा इंसर्शन रिएक्शन देता है। इंसर्शन कहां कहां के बीच आएगा, जनरली इंसर्शन जो होगा हमारा, ये देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे CH3 है, CH2 है, यहाँ पे O है, यहाँ H है, और यहाँ पे अगर हम ये कार्बिन से रिएक्शन करा देते हैं ये, तो ये हमारा क्या करेगा, इसके बीच में इंसर्ट करेगा। जब इसके बीच में इंसर्ट करेगा तो ये CH2 ऑलरेडी है, ये H यहाँ पे है, तो ये क्या बन जाएगा CH3, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2OCH3, ये बन जाएगा। तो हम जो है डाइएजोमेथेन को भी जब एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले डाइएजोमेथेन ब्रेक करेगा, कार्बिन बनाएगा, ये कार्बिन हमारा इंसर्शन रिएक्शन देगा और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इंसर्ट करेगा और फाइनली हमारा ये ईथर बना देगा। तो ये जो है पर्टिकुलर डाइएजोमेथेन से भी हम लोग जो है ईथर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये तो हमारा टोटल प्रिपरेशन मेथड हुआ कि पर्टिकुलर ईथर को हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये 4 मेथड है, ठीक है। अब अगर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, अगर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तब क्या होगा, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो देखिए ROR यहाँ पे है, तो अगर हम इसको यहाँ पे देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या हो जाएगा, लेविस बेस, हमारा किस तरह की बिहेव करेगा, लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा। तो लेविस जैसे अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी कंपाउंड होता है जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोई भी कंपाउंड है अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो कहीं ना कहीं वो किसके कंडीशन आएगी, लेविस बेस की कंडीशन आ जाएगी। तो अगर हमारा जो ईथर लेविस बेस की तरह एक्ट कर रहा है तो अगर हम इसको किसी भी एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो कहीं ना कहीं वो साल्ट बनाएगा, और साल्ट बनाएगा तो क्या होगा, देखिए अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं सिंपली CH3OCH3, है ना, ये ले लेते हैं, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसका रिएक्शन हम करा देते हैं HCl से, तो ये H+ + Cl- बनेगा, तो ये H+ क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा। जब इसको प्रोटोनेट करेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनाएगा वो क्या बन जाएगा, CH3OCH3, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे Cl-, तो ये हमारा क्या बन गया, साल्ट बना दिया, क्योंकि ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा एसिड, और जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ये हमारा लेविस बेस की करेक्टर शो कर रहा है, और यहाँ पे हमने एसिड से रिएक्शन कराया तो ये प्रोटोनेट करेगा और फाइनली ये साल्ट, मतलब साल्ट क्यों है कि पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है, अगर वो नेचर में प्लस माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सोल्यूशन के फॉर्म में प्लस माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तब हम उसे जो है साल्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि जो पर्टिकुलर पहला जो प्रोसेस है कि ईथर जो होता है हमारा लेविस बेस की तरह एक्ट करता है और वो एसिड से रिएक्शन करके वो हमारा साल्ट बनाता है, ये पहला केस हुआ।
दूसरा केस ये है कि अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम CH3 लेते हैं, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, तो इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसका रिएक्शन हम BF3 से करा देते हैं, BF3 से करा देते हैं, तो यहाँ पे B है, यहाँ पे F है आपका, और यहाँ पे F है आपका, यहाँ पे F है आपका। ये हालांकि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में आता है, तो हम लोग जो है जस्ट समझने के लिए ऐसे लिख दिए हैं। अब देखिए ये बोरान है, बोरान के आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। अगर हम बोरान की बात करते हैं तो ये 5 होता है, तो इसका करेंगे 2 3, आउटर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और 3 फ्लोरीन से शेयर कर लिया, तो टोटल कितने हो 6। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेविस एसिड, ये हमारा लेविस एसिड हो गया, और ये हमारा क्या है, लेविस बेस, लेविस बेस इसकी तरह बिहेव करेगा। तो ये देखिए इसके पास लोन पेयर है, इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो क्या बनाएगा, CH3O CH3, और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे B F F F, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा इस तरह से। तो यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन इट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के अकॉर्डिंग ये हमारा जो है पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हमारा दो एक पर्टिकुलर रिएक्शन हुआ, एक हमारा एसिड से रिएक्शन करेगा सिंपली तो सॉल्ट बनाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और फाइनली ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाएगा। तो ये तो एक पर्टिकुलर कंडीशन हो गई। दूसरा केस आपका है कि अगर हम R O R लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बांड हमारा क्लीवेज करेगा, वो बांड हमारा ब्रेक कर रहा होगा। जैसे अगर मान लीजिए हम इसका एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करा दीजिए, डिसोसिएशन ऑफ, देखिए इसका एक और रिएक्शन है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग व्हाट, ROR है क्लीवेज, ठीक है। तो यहां पे अगर इस बॉन्ड की बात करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन क्लीवेज की बात करते हैं, तो इसमें पहला जो रिएक्शन है इसका हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करा दीजिए। हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ROR लेते हैं, तो एक तो पहले जो साल्ट बना रहा है, दूसरा केस ये भी है कि HX है, तो यहां से पहले ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो प्लस कहाँ जाएगा, माइनस पे जाएगा, प्लस माइनस कहाँ जाएगा, प्लस पे जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, देखिए ROH बन गया प्लस HX बन गया, ये बन गया। लेकिन ROH जो एल्कोहल है ये अगेन फर्दर रिएक्शन कर जाएगा एसिड से प्लस HX से, तो HX से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, अगेन ये H2O निकल जाएगा, RX यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा RX प्लस H2O, ये ठीक है, यहाँ पे बन गया। ठीक, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये ROH कैंसिल हो गया, ठीक है, ROH कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ROR प्लस 2HX हो गया, 2HX, दिस गिव्स, यहाँ पे 2RX हो गया, 2RX प्लस H2O, ये बन गया। इसका सेंस कहने का सेंस ये है कि हम जब भी ईथर का हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्किल हैलाइड बनता है और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है। तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा, देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं इस तरह से, अगर ROR है तो ये देखिए एक मॉलिक्यूल हम HX कर देते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल हम कर देते हैं HX, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, तो देखिए RX निकल गया, RX निकल गया। कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन का, ऑक्सीजन और कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक करा, तो RX यहां से निकला, RX यहां से निकला, H2O यहां से निकल गया। तो R की जगह जैसे सपोज करिए अगर हम यहां पे मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं CH3O CH3, अब हम क्या करते हैं HCl HCl, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दिए, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो CH3Cl H2O निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो ये तो एक प्रोसेस हमने बताया था कि जो पहला रिएक्शन था
वो हमारा साल्ट का फॉर्मेशन था, लेकिन उसमें जब एक्सेस में ले लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड तो हमारा इस तरह का भी रिएक्शंस देता है, ठीक है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद जो है अगर मान लीजिए सपोज करिए हम इसका हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ये स्पेशल रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड का। अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं किसी भी ईथर का तो क्या होगा, देखिए अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, CH3OCH3 है, और यहाँ पे हम सिंपली HI से रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा और I हमारा यहाँ चला जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3OH और प्लस यहाँ पे CH3I बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है इसके पास, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, करने का सेंस है कि दोनों ग्रुप सेम है, दोनों ग्रुप सेम है, तो I चाहे यहाँ जाए चाहे I यहाँ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारा चॉइस अलग अलग हो जाए, चॉइस अलग अलग का मतलब एसिमेट्रिकल ईथर हो जाए, अगर एसिमेट्रिकल ईथर होता है तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए सपोज करिए CH3O है और यहाँ पे हम ले लेते हैं CH2CH3, हम ये कंपाउंड से ले लेते हैं, अब इसका रिएक्शन हम HI से करा देते हैं। तो जब ऐसा केस आए हमेशा माइंड में रखिएगा कि ये फिक्स है कि जब हमारा एसिमेट्रिकल ईथर आता है तो जो आयोडीन होगा वो हमारा लोअर एल्किल ग्रुप की तरफ जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन कम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आयोडीन होगा वो इस CH3 पे जाएगा, ना कि यहाँ पे जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ईथर का हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे आयोडीन हमेशा लेस कार्बन पे जाएगा और हाइड्रोजन जो होगा हमारा हायर ऑक्सीजन पे जाएगा। तो यहां से ये हमारा बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हमारा बन जाएगा क्या, CH3I प्लस यहाँ पे CH3CH2OH बन जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस, और ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता है कि आपको माइंड में रखना है कि अगर हमारा एसिमेट्रिकल ईथर है और हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराएगा तो आयोडीन हमेशा और हमेशा लोअर एल्किल ग्रुप पे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक केस हो गया। यहाँ पे एक कंडीशन आती है, जीसल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ मेथॉक्सी और एथॉक्सी ग्रुप इज बेस्ड ऑन द एबव रिएक्शन। मतलब ये एक जीसल मेथड है, जीसल मेथड जो होता है इसी पर्टिकुलर इस ग्रुप से, इस रिएक्शन से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाउ मेनी नंबर, किस में एथॉक्सी ग्रुप है किस में मेथॉक्सी ग्रुप है। अब जैसे अगर हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो आयोडीन हमारा मिथाइल ग्रुप पे जाएगा, तो अगर देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ पे हमारा CH3O CH2CH3 है, हमको नहीं पता है कि ये क्या है, हमको सिंपली दे दिया गया लैब में कि ये हमारा मॉलिक्यूल्स है, अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है। तो जब हम इससे रिएक्शन, इसका नाम क्या होगा, अगर हम लिखना चाहें तो इसका नाम क्या होगा, देखिए मेथॉक्सी एथेन, इसका हम क्या नाम लिखेंगे, मेथॉक्सी इथेन। तो मेथॉक्सी एथेन हो गया। अब जब हम इसका HI से रिएक्शन करा रहे हैं तो आयोडीन हमारा यहाँ पे लोअर एल्किल पे गया, तो हमारा क्या बन गया, CH3I प्लस आपका बन गया CH3CH2OH। कहने का सेंस ये है कि अगर हमारा आयोडीन मिथाइल ग्रुप के साथ गया तो ये हमारा क्या होगा, मेथॉक्सी फॉर्म होगा। अगर आयोडीन हमारा मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल आयोडाइड बना, इसका मतलब कि इस मॉलिक्यूल में हमारा मेथॉक्सी होगा। तो ये जो है पर्टिकुलर जीसल मेथड था, जीसल मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग जो है मेथॉक्सी है एथॉक्सी है उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में हमको हेल्प करता है, ठीक है, इस रिएक्शन से पर्टिकुलर। जैसे आयोडीन जिसके साथ जाएगा वो ऑक्सी में कन्वर्ट होगा, तो जैसे क्यों आयोडीन हमारा लोअर एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा और लोअर एल्किल ग्रुप को ही हम लोग जो है ऑक्सी के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारा इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा जो है एक रिएक्शन होता है, PCl5 से रिएक्शन करा दीजिए। PCl5 से रिएक्शन कराइए, जैसे यहाँ पे है ROR है और प्लस PCl5 है। तो हमने क्या कहा था कि अगर कहीं पे ऑक्सीजन हो रहा हो और PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देंगे PCl5 के बीच में। जब इस ऑक्सीजन को यहाँ से निकालेंगे तो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ से 2 क्लोरीन बाहर निकलेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पहले तो POCl3 बना देगा। जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट करेगा तो POCl3 बनेगा और यहाँ से 2 क्लोरीन रिलीज करेगा और एक क्लोरीन यहाँ पे मूव करेगा और एक क्लोरीन यहाँ पे मूव करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2R प्लस 2RCl, ये बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3O CH3,
हमारा डाइमेथिल ईथर हो गया। अब इसका रिएक्शन हम करा देते हैं PCl5 से। तो सिंपली क्या करेगा, ये ऑक्सीजन हमारा इसके बीच में इंसर्ट करेगा और बन जाएगा हमारा POCl3 प्लस हमारा 2CH3Cl निकल जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जब हम ईथर का PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा इस तरह से रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। और एक कंडीशन और है कि अगर हम जो है एसाइलेशन करा दें, एसाइलेशन का मतलब है कि यहाँ पे जैसे मान ले लेते हैं एसाइलेशन, एसाइलेशन का मतलब देखिए एसाइल, एसाइल का ग्रुप का मतलब क्या हो गया, CH3CO ग्रुप, CH3CO ग्रुप का एडिशन, एसाइलेशन इन द सेंस CH3CO ग्रुप का एडिशन, इसे हम क्या बोलते हैं एसाइल ग्रुप, है ना, एसाइल, एसाइल ग्रुप। तो एसाइलेशन का मतलब है कि इस ग्रुप का एडिशन ही हमारा एसाइलेशन कहलाएगा। तो अगर हम ईथर ले लेते हैं CH3COCH3, तो एसाइलेशन के केस में हम लोग कौन कौन से रिएजेंट यूज करते हैं, एक हमारा CH3COCl यूज करते हैं, एसिटिल क्लोराइड यूज करते हैं, या एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं CH3COOCOCH3। ये दो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, AlCl3। हम AlCl3 की प्रेजेंस में जब हम इससे रिएक्शन कराते हैं तब हमारा एसाइलेशन होता है। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3COCl और यहाँ पे हम जो है एक लेविस एसिड ले लेते हैं AlCl3, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन क्लीवेज की बात करें, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ से क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन हमेशा किसके साथ जाएगा, लोअर एल्किल के साथ, और ये ग्रुप हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3Cl बनेगा, और ये ग्रुप जब यहाँ पे अटैच्ड होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस CH3OCOCH3, ये हमारा एस्टर बन जा रहा है और हमारा एल्किल हैलाइड, तो ये हमारा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पर्टिकुलर एसाइलेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो एक ये हमारा एक जनरलाइजेशन था ईथर का कि एक शार्ट जो है आपको पर्टिकुलर पढ़ना था। तो कुछ रिएक्शंस थे ईथर के, इस तरह उसका कैसे हम नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं और क्या आइसोमरेज को करता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, पर्टिकुलर एक जो है इसका कुछ केमिकल रिएक्शंस थे। तो ये हमारा ईथर सबका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है रिएक्शंस जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बना है उसको एक दिन क्लास में हम ले लेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं, और इस तरह से आपकी क्लासेस हैं। आप देखते रहिए क्लासेस को, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करते रहिए, और जो भी आपको कमेंट करना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या मतलब कि अभी इसमें और क्या चाहिए आपको, क्या नीड्स है, क्या प्रॉब्लम्स है आपको। स्पेशली जो भी वीडियो बन रहा है वो स्पेशली आपको जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, ठीक है। तो आप देखते रहिए, और आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेशली अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम फोकस किए, अब हम जो है कुछ फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक पे भी आएंगे, डी और या ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स हैं, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।